बाकी लोग कहाँ हैं? इतने ही लोग हैं बस? चलो ठीक है, तो सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, तब तक थोड़ा सा पार्ट जो पिछला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसी को थोड़ा सा देख लेंगे। देन विल बी सीइंग के आपका जो नेफ्रॉन आपने देखा था उसी को आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को अपने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से देखा है, जिसमें कल हमने इसको कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस की थी, उसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं एक बार। ये आपका एक नेफ्रॉन है जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे कि ये वाला पार्ट कौन सा है इसका? फर्स्ट फनल शेप्ड पार्ट जो आपके पास है, व्हाट दिस पार्ट इज, कौन सा पार्ट है ये? हाँ जी, दिस इज व्हाट, मैल्फिजियन कार्पसल। इसके अंदर आपके पास क्या होता है? ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। अब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कौन सी ब्लड वेसल होती है दैट इज ब्रिंगिंग ब्लड टू द बोमेन कैप्सूल? एफ्रेन आर्ट्रियोल। एफ्रेन आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है कि कम होता है इन कंपैरिजन टू? आगे सुन लीजिए पहले मतलब हमेशा कंपेरेटिव होगा, कम है ज्यादा है वो आप तब बता पाओगे जब आपको इसको कंपेयर करोगे। तो कंपेयर इन कंपैरिजन टू द इफरेंट वन, इसका डायमीटर कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो और जो इफरेंट होता है उसका डायमीटर कम होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक नेफ्रॉन, अच्छा नेफ्रॉन का कितना नंबर था किडनीज के अंदर? 1 मिलियन। 1 मिलियन इज द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। उसका ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। जैसे आप सेल के बारे में पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? तो सिमिलरली हमारे पास किडनीज में भी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन सिंगल सेल बना होता है? नेफ्रॉन सिंगल सेल का बना है? नहीं बना है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो अगर बेसिक फंक्शनल यूनिट समझ रहा है तो सेल की तरह इसको भी समझ ले कि नहीं बेसिक फंक्शनल यूनिट है तो हो सकता है ये भी एक सिंगल सेल है। दिस इज नॉट अ सिंगल सेल, एक पूरा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है। आपने देखा था इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल टिश्यू वाले भी पढ़े थे कि कौन कौन सी जगह पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, राइट? तो ये वही स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इसके अंदर आपने पार्ट पढ़े कि आपके पास ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, देन यू आर हैविंग अ दिस पार्ट, इसका क्या नाम था? दिस वन, ये क्या है? दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है? दिस इज अ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एक चीज मैंने आपको याद करने के लिए बताई थी कि आप इसमें ये चीज देख रहे हो कि पहले कई बार जो चीजें आप भूल जाओगे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसमें आप क्या क्या भूलोगे? एक तो चीज मैं बताता हूं कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और आपको पूरी स्ट्रक्चर याद रहेगी कि हमारे पूरे नेफ्रॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, मैल्फिजियन कार्पसल हो गया, उसके बाद पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, डीसीटी हो गया। इतनी चीजों में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। है कोई ऐसा जिसको ये चार चीजें आपको याद ना रहे कि मैल्फिजियन कार्पसल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट? इतना हम सब ने पढ़ा है और आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात है, क्योंकि ये नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक तो क्रिएट होता है कि ये जो लूप ऑफ हेनले है, इस लूप ऑफ हेनले में परमेबिलिटी के लिए, और दूसरा कौन सा पोर्शन थिक है कौन सा पोर्शन थिन है। क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो सकता है वन गो में अभी आपने देखा तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये थिन है ये थिक है, लेकिन आप जब बनाने जाओगे या कभी 20 दिन बाद 25 दिन बाद या जब कभी एग्जाम में बैठे होगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा सेगमेंट थिक था कौन सा सेगमेंट थिन था, राइट? तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि जब किसी इंसान का डाउनफॉल होता है या वो नीचे गिर रहा होता है या उसको फेलियर्स मिल रहे होते हैं तो उसके साथ उसका क्या होता है? स्वेटिंग होती है, पानी निकलता है बाहर। ऐसे ही ये पोर्शन किसके लिए परमेबल था? वाटर के लिए परमेबल था। तो आई डोंट थिंक कि आप ये चीज भूल पाओगे कि अगर कभी डाउनफॉल होता है तो इतना पोर्शन, एक जो मेन जिसमें इशू होता है ये याद रखने में कि परमेबिलिटी कौन से वाले पार्ट में किसके लिए। ठीक है, ये याद रहेगा। जब आप हैप्पी होते हो, जब आपका राइज होता है, जब असेंडिंग होता है तो आपको पता है हर जगह एसी लगा है, मतलब आप इतने सक्सेसफुल हो गए कि आप कहीं भी कदम रखते हो तो कारपेट बिछ जाती है, और जहां भी जा रहे हो तो आपने सेंट्रलाइज एसी लगा रखा है तो आपको कभी क्या नहीं आएगा, स्वेटिंग तो होने से रही। तो यहां ये किसके लिए इंपरवेबल हो गया?
वाटर के लिए। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है कि डिसेंडिंग लिम होता है जो लूप ऑफ हेनले का, दैट इज इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड परमेबल टू वाटर। और असेंडिंग लिम के बारे में बात करें, जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रोलाइट्स आ सकते हैं, मतलब आप देखोगे कि जितने लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन जब कोई किसी का डाउनफॉल होता है तो उतना ही बस उसको पसीना ही आ रहा होता है, बाकी जुड़ने से तो कोई उससे रहा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट तो कोई नहीं आएगा उसके अंदर। अब बात आती है कि थिक और थिन सेगमेंट के बारे में। तो हर कोई अपने डाउनफॉल से ठीक पहले कैसा होता है, थोड़ा सा हेल्दी होगा ना। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि अगर आप ये बनाने जा रहे हो, नेफ्रॉन बनाने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बस ये याद रखने की जरूरत है कौन सा सेगमेंट कहां से थिन होता है, कहां से थिक होता है, राइट। तो आप देख रहे हो कि जो इनिशियल सेगमेंट है, जो कैसा सेगमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो जब किसी का डाउनफॉल शुरू होता है, ठीक है, जैसे आकाश अंबानी है, राइट, अगर सपोज वो मुकेश अंबानी का बेटा ना होके अनिल अंबानी का बेटा होता, ठीक है, अनिल अंबानी को जानते हैं ना सब लोग, ठीक है। तो एक है मुकेश अंबानी, एक है अनिल अंबानी। तो अगर अभी सोचो कि इतना उसके फादर के ऊपर स्ट्रेस होता कि सब कुछ, मतलब उन्होंने शायद बैंक्रप्सी भी शो कर दिया है, तो उसके लिए मुश्किल फेज होता ना, उसका डाउनफॉल होता। तो पहले तो कैसा था, पहले थिक था, मतलब अभी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो आप कैसे हो जाओगे, वीक हो जाओगे, गरीब इंसान, ठीक है, पुअर इंडिया, हंगरी इंडिया, राइट, ये यहां से आ गया, ठीक है। उसके बाद जब आपका राइज शुरू होता है, तो क्या राइज शुरू होते ही इंसान मोटा हो जाता है, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना, थोड़े टाइम तक तो वो फिट रहेगा, फिर उसके पास बहुत पैसा आने लगेगा, स्विस बैंक में जाने लगेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये याद रहेगा कि कौन से टाइम पे थिक है, कौन से टाइम पे थिन है, ठीक है। हमने अभी तक 4 चीजें पढ़ी हैं, मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन है। उसमें जो पार्ट पढ़े हमने देखा कि उसमें एक है मेल्फिजियन कार्पसल, जो बना है किस किस से, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो स्टार्टिंग का ट्यूब आप देख रहे हो यहां से। देन हमने देखा एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज अ लूप ऑफ हेनले, and then we are having a DCT, is distal convoluted tubule, and finally the collecting duct. These are the part of the nephron we are having, right. उसके बाद हमने जो 4 चीजें एडिशनल जो आपको याद रखने के लिए स्पेशली बताई गई कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, दैट इज परमेबल टू व्हाट, वाटर, और इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। असेंडिंग लिप जो है, असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले है, दैट इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद हमने दूसरी चीज बात की कि कहां थिक होता है, कहां थिन होता है। तो अगर अच्छा आप एक चीज और भी देख रहे हो कि यहां एक पार्टीशन शो किया गया, दिस पार्टीशन इज शोइंग दैट दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड दिस पार्ट इज, सो वी आर हैविंग अ मेडुला और वी आर हैविंग अ कॉर्टेक्स। तो ये किस टाइप का नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है या जक्स्ट्रा मेडुलरी है, बताइए कौन सा नेफ्रॉन है ये, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है या जक्स्टामेडुलरी है, जक्स्टामेडुलरी। आप देख रहे हो जो इसका ऊपर की पोर्शन है वो जा रहे हैं कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसका डीप पार्ट किस में जा रहा है, मेडुला में जा रहा है, तो जक्स्टामेडुलरी हो गया, ठीक है। आपके पास इस नेफ्रॉन के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, ये पार्ट हमने देख लिया, और उससे जो याद करने वाली चीजें थी वो देख ली आपने, ठीक है। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर है। इसके बाद हमने एक चीज और डिस्कस किया था कि पीसीटी में जो भी आपका यहां से फिल्टर होता है ब्लड, आपको पता है इसमें जो जीएफ आएगा, जीएफ मतलब क्या, वेयर इज राज, राज कहाँ है, अच्छा ओके, हेलो राज, कैसे हो तुम, ठीक है। तो आपका जो भी जीएफ आया, राज का जो भी जीएफ आया है बोमेन कैप्सूल से निकल के, ये किसका जीएफ है, राज का जीएफ है, राज का जीएफ है राज का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ठीक है। सो ये जो जीएफ है, अगर आप देखेंगे, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे, जब ये पीसीटी में आता है तो ये होता है आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। क्या होता है आइसोटोनिक टू प्लाज्मा का मतलब अभी समझते हैं हम,
यहां जो कंटेंट आ रहा है दैट इज अ जीएफ, और ये क्या है कि नहीं? जब आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को पीसीटी के अंदर लेके आते हो तो उसमें आपको पता है क्या नहीं आता। आप अगर कंसंट्रेशन वाइज देखो सारी चीजें आ रही हैं, बस उसका जो अमाउंट होगा दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्लाज्मा। तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है एग्जैक्टली सिमिलर होता है। आपने सॉल्यूशंस पढ़े होंगे, उसमें बताया जाता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसे कौन से होते हैं? देखो सबसे पहली बात, ये तीनों टर्म आप कंपैरिजन करोगे तभी यूज कर सकते हो। अगर मैं ये बोलूं कि एक सोल्यूशन आइसोटोनिक है तो वो रॉन्ग होगा, ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। अगर मैं बोलता हूं कि ये सोल्यूशन आइसोटोनिक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते एक सिंगल सोल्यूशन के लिए जब तक कि हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कोई चीज हो ना हो, राइट? तो जब हमारे पास कोई चीज होती है कंपैरिजन के लिए तभी कर सकते हैं। तो अगर अभी हम बात करें जो जीएफ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये आइसोटोनिक होता है जब कहां पहुंचता है? पीसीटी में। यहां से क्या हो जाता है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिवली क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में आप कौन कौन सी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हो? बताइए, नाम बताइए, क्या क्या रीएब्जॉर्ब किया हमने? यस, हमने एब्जॉर्ब किया ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, स्पेशली आपको अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा हो विटामिन सी से रिलेटेड, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? विटामिन लिखें लेकिन स्पेशली विटामिन सी, ठीक है? तो हम कर रहे हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करें क्योंकि उनकी जरूरत है, आप ऐसे यूरिन में तो नहीं भेज सकते, राइट? तो हमने क्या क्या एब्जॉर्ब किया? ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब किया, हार्मोन एब्जॉर्ब किए और विटामिन्स एब्जॉर्ब किए, राइट? उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भी एब्जॉर्ब किए। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम एंड आप क्लोरीन भी कर रहे हो, राइट? जब सोडियम आता है तो सोडियम के साथ क्लोरीन भी खिंचा चला आता है, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं भी खिंची चली आऊंगी। मतलब क्लोरीन ऐसे बोलता है सोडियम को क्योंकि उसको क्या बनाना है? NaCl और KCl, राइट? तो वो साथ में चला जाएगा। उसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी, ट्यूबुलर सिक्रीशन। आपने इसमें, आप जैसे इस डायग्राम के अंदर जब एनसीईआरटी में आप पढ़ते होगे तो आपने जो जो एरो ऊपर लगे हैं वो क्या शो कर रहे हैं? इन सबका हम क्या कर रहे हैं? रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। और जो सब एरो आपको नीचे लगे हैं वो ये क्या बताना चाहते हैं? सिक्रीशन। अब सिक्रीशन में ये समझ नहीं आता, काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन? ट्यूबुलर सिक्रीशन आपका इसलिए है कि आपको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी है। क्या मेंटेन करनी है? ऑस्मोलैरिटी। हमारा फिल्ट्रेशन करने का या एक्सक्रीशन करने का पर्पस बस एक ये नहीं है कि यूरिया को निकालना है, दूसरा पर्पस ये भी है कि हमें ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि अगर आपने वो मेंटेन करके नहीं रखी तो आपका ब्लड प्रेशर, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, राइट? तो अभी हम उसके बारे में, रेगुलेशन के बारे में भी पता करेंगे कि उसमें क्या क्या होता है और क्या मैकेनिज्म होती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? एब्जॉर्ब कर रहे हो। सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब के फिर से मैं सब्सटेंसेस बता देता हूं, क्योंकि जब आपके पास ये सारे कंपोनेंट ऑप्शंस में लिखे होंगे उस टाइम पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगेन, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स, विटामिन्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, राइट? बाइकार्बोनेट आयन का आप क्या कर रहे हो? बाइकार्बोनेट उसको भी एब्जॉर्ब कर रहे हो, क्लोरीन, और साथ में क्या है? बाइकार्बोनेट आयन को भी आप रीएब्जॉर्ब कर रहे हो। किस किस चीज को आप सिक्रीट कर रहे हो? मैंने आपको बोला था किस चीज को कर रहे थे? अब की बार टाइट सरकार, अब की बार में हमें क्या करना था? एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना था, राइट? और उस मेंटेनेंस के लिए जो हम बात कर रहे थे तो वो सरकार में आप क्या लिख रहे थे? क्या क्या आ रहा था? H+, अब की बार I है, राइट? ये लिखा था हमने ना। तो आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। उसके लिए हमें चाहिए होता है हाइड्रोजन आयन और आपके पास पोटेशियम आयन और अमोनिया, ठीक है? तो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी आर सिक्रीटिंग इन द, जो भी कंटेंट आपका बन रहा है, मतलब जो भी जीएफ बन रहा है, राइट? ये सारी चीजें आपने सिक्रीट कर दी, राइट? अच्छा, एक चीज और, अब हो सकता है कि कोई एडवांस क्वेश्चन आ जाए जिससे आपसे थोड़ा सा और एडिशनल पूछ लें कि इसके अलावा क्या सिक्रीट करते हैं। और ये सिक्रीशन आप बताइए, ये एक्टिवली होगा कि पैसिवली होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एक्टिव होगा। अगर आप, कोई एक ऐसा चीज है जो, मतलब कोई एक ऐसा बंदा है जो जाना नहीं चाहता, तो आपको ऑब्वियसली आप उसको फोर्सफुली निकालोगे ना। हमारा पर्पस ही है कि हमें क्या करना है? कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और अगर कभी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है
तो हमें क्या करना होता है, सपोज जैसे आपका कोई काम है, ठीक है, और आपको कहीं जाना था लेकिन आप अकेले नहीं जाना चाहते, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो यार चल मैं तुझे पार्टी भी दे दूंगा। वो मतलब इतना अच्छा इंसान है कि वो तभी आता है, कहता है मैं तेरे साथ जाऊंगा तभी जब तुझे मुझे यार या तो कुछ मैगडी वैगडी में खिला दे या कुछ पिज़्ज़ा खिला दे। तो आपका तो एक्टिवली कुछ ना कुछ एनर्जी जा रही है, उसकी तो नहीं जा रही ना। तो आपको क्या करना है, एनर्जी स्पेंड करनी है, क्योंकि ये आपका अपना काम है। तो जब हम ट्यूबुलर सिक्रीशन करते हैं, एक हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में कुछ चीजों को हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है, सोडियम इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज थिंग्स वी आर टेकिंग एक्टिवली। अब इसमें भी दो चीजें आपसे पूछा जाए, एक्टिव में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी आप सोचो क्या होगा, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड या सोडियम पोटेशियम? सोडियम पोटेशियम। इंपॉर्टेंट ये है, पहला जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आप एटीपी खर्च करते हो। अगर आप सेल के अक्रॉस जो सेल मेम्ब्रेन आप देखते हो, उसमें क्या होते हैं, ऐसे आपके कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना। ये अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन में आपने देखा होगा कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, राइट, और चैनल्स होते हैं, राइट। इनकी हम हेल्प लेते हैं टू क्रॉस द थिंग्स, राइट, कि कैसे निकलना है, कैसे बाहर जाना है, राइट। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि ये मेम्ब्रेन किसी भी आयनिक एंटिटी के लिए परमेबल नहीं है। क्यों? फॉस्फोलिपिड से बनी है, तो ऐसे तो जा नहीं सकती। वी नीड सम गेट, राइट, वी नीड सम चैनल्स, राइट। और ये चैनल कब खुलते हैं? ये चैनल तब खुलते हैं जब आप इनको क्या करते हो, ब्राइब करते हो, ठीक है। नॉर्मली तो खुलेंगे नहीं। तो आपने क्या किया कि जब सोडियम को अगर आपको देना है तो आपने सोडियम दे दिया, एटीपी स्पेंड कर दिया, लेकिन वो ये होता है ना कि जो एनर्जी खर्च कर रहा होता है उसके साथ एक और बंदा साथ में चला जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है वो एज अ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट जाता है। तो प्राइमरी कौन जा रहा है, सोडियम, और सेकेंडरी कौन जा रहा है, लेकिन दोनों किस में आएंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे डीप है कि अगर आपसे पूछा जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस व्हेन वी आर टेकिंग समथिंग बाय स्पेंडिंग सम एनर्जी, राइट। हमने कुछ एनर्जी स्पेंड की, उससे हमने उसको एब्जॉर्ब किया। तो ग्लूकोज को या सोडियम को वी आर एब्जॉर्बिंग इट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, ठीक है। और उस एक्सपेंडिचर के साथ आपको पता है कि हमने सोडियम किया तो वो प्राइमरी हो गया, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, सोडियम को लेना। क्योंकि आप देखते हो कि सोडियम से आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन आपको ब्रेन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहले हम उसको प्राइमरी लेते हैं, फिर उसके साथ हमारा क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। तो वो हो गया सेकेंडरी। तो ये सारी चीजें हमारी एब्जॉर्प्शन हो गया। उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो अभी हमने कंपोनेंट पढ़े हैं, आपने पढ़ा हाइड्रोजन और पोटेशियम और अमोनिया, ये तीन चीजें तो आपने पढ़ ली हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती हैं। और ये तब आएगा जब आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। जैसे कल मैंने एक पेपर देखा था, उसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, जैसे आपने सुना होगा हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस हैं जिनका हम क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। जो सेल्स हैं, जो सराउंडिंग सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, इनका सिक्रीशन करेंगे। तो वो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एक सब्सटेंस है आपके पास क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, और क्या होते हैं, पिगमेंट्स, पेनिसिलिन। अब इसको कैसे याद करें, वो तो हमने पहले कर लिया था, ठीक है। तो इसके लिए आप याद कर सकते हो, जब पेनिसिलिन के बारे में सबने सुना है, ठीक है। पेनिसिलिन आपका कैसा पहला एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो जब ये बना था तो इसके लिए बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई। क्या क्रिएट की गई? सो पीपल क्रिएटेड, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, फॉर ड्रग पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तो याद ही रहेगा, ड्रग्स भी याद रहेंगे, ठीक है। हाइप में एच से क्या हो जाएगा, हिप्यूरिक एसिड, पी से क्या हो जाएगा, पिगमेंट्स, क्रिएटेड से क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन। अब अगर आपके पास ये सारे एग्जाम्पल आते हैं और आपसे पूछा जाता है, क्योंकि एडिशनली
वो कुछ दे सकते हैं। हिप्योरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ऑल दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट में आपको मिल जाएंगे जो होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वन ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि आप देखते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एडिशनल चीजों के साथ आते हैं, उसमें से ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4 दे रहेंगे, एंड देन विल बी आस्किंग कि आप बता दीजिए कि ट्यूबुलर सिक्रीशन कौन कौन से सब्सटेंस का हो रहा है। तो आपको ऑलरेडी पता है हाइड्रोजन का होता है, पोटेशियम और अमोनिया का होता है, बट उसके अलावा भी आप कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनका क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। और उसमें क्या क्या आता है, जैसे ड्रग्स आ गए, जो भी ड्रग्स आप ले रहे होते हो उन ड्रग्स को हम कहाँ एक्टिवली आप क्या करते हो, सिक्रीट करते हो, किसके अंदर, जीएफ के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। और वो सब कहाँ हो रहा था, यहां हो रहा था, ठीक है। तो अगेन मुझे जल्दी से सब्सटेंसेस बता दीजिए जो सिलेक्टिवली आप रीएब्सॉर्ब कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस पे अभी क्वेश्चंस लगाने जाओगे तो आपको पता चलेगा इन्हीं पे क्वेश्चन होंगे बार बार, ठीक है। तो सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब जो हम सब्सटेंसेस कर रहे थे, प्लीज टेल मी द नेम। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हॉर्मोन्स, वाइटामिन्स, व्हाट एल्स, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ठीक है। कोई और चीज जिसको हम ऐड करें, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन हम किस किस का कर रहे थे, H+ आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया। उसके अलावा मैंने एडिशनल आपको चीजें बताई, क्रिएटिनिन, हिप्योरिक एसिड, पिगमेंट्स, ड्रग एंड पेनिसिलिन। क्लियर, याद रहेगा किस किस का ट्यूबुलर सिक्रीशन कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था कि ये प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में जो सोल्यूशन जो जीएफ बन के आ रहा है वो कैसा है, प्लाज्मा से आइसोटोनिक है। अब आपने इसको क्या कर लिया, रीएब्सॉर्ब कर लिया, सारा रीएब्सॉर्ब कर लिया। अब ये कहां जाएगा, ये कहां जा रहा है बताइए, ये जा रहा है डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगर अब ये डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले में जा रहा है तो अब मुझे बताइए ये कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द प्लाज्मा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बन सकता है। प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन और आपका जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो पहले आइसोटोनिक होता है। अब आप देख रहे हो जब इसका सारा वाटर बाहर निकल रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो यहां पर जो जीएफ होगा वो कैसा है, हाइपरटोनिक। कौन सी जगह है ये, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग जो आपका लूप है उसमें क्या होगा, उसमें ये हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, यहां पर कैसा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्यों हो रहा है, आप देख रहे हो ये निकल रहे हैं सॉल्ट, ठीक है। तो यहां क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक टू व्हाट, प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डीसीटी पे। डीसीटी पे अगेन क्या हो रहा है, आप वाटर अगर इसको देखेंगे तो फिर से वाटर, क्योंकि आपने क्या किया, इसको हाइपोटोनिक कर दिया था, हाइपोटोनिक तो हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, और इसमें एडीएच भी काम करता है या एल्डोस्टेरोन भी काम करता है, तो अगेन आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हो, आइसोटोनिक कर देते हो। जीएफ कैसे हो गया अगेन, तो किन दो जगह पे आइसोटोनिक है, पीसीटी और डीसीटी पे। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कंसंट्रेशन से रिलेटेड तो आप बता सकते हो कि प्लाज्मा का जितना कंसंट्रेशन होगा, मतलब आइसोटोनिक होगा, उसके बराबर ही आपका जीएफ होता है किसमें, पीसीटी पे और डीसीटी पे। और अगर आपसे पूछा जाए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में तो क्या होगा, हाइपरटोनिक। उसको आपको जैसे याद करने की भी जरूरत मुझे नहीं लगता कि होगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि वाटर बाहर आ रहा है। अगर वाटर बाहर आ रहा है तो कोई भी चीज इसके अंदर होगी फिल्ट्रेट की, वो कैसे हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, राइट। अब जब इसके ऊपर बाहर आ रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है, सारे सॉल्ट उसमें से बाहर आ रहे हैं। जब सॉल्ट वापस बाहर आ रहे हैं तो असेंडिंग लिम्ब में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, ठीक है। और वापस जब आप इस पे आते हो तो यहां पर दो चीजें काम करती हैं, एक होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का आपने नाम सुना होगा, ये आपका कहां से, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, राइट। तो उसके इन्फ्लुएंस में, और एडीएच एक हार्मोन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, बनता है हाइपोथैलेमस से और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। उससे क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगेन क्या कर दिया जाएगा, आइसोटोनिक कर दिया जाएगा, किसके, प्लाज्मा के। इतना पार्ट समझ आ गया,
दिस वाज अ इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो पीसीटी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हमने मेन इंपॉर्टेंट चीजें बात कर ली है, बट दिस इज फॉर द समराइजेशन, कि हम समरी कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पीसीटी के बारे में पढ़ा है। सबसे पहली बात, इसके ऊपर जो लाइनिंग होती है दैट इज व्हाट, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल तो हम पढ़ ही चुके थे, राइट। क्यूबॉइडल हम हमेशा रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में जब हमने लिखा था, क्या लिखा था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन बताएगा? स्किन में प्रेजेंट होता है, और ड्राई सरफेस हो गया। मॉइस्ट में कहाँ होगा, बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, और डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, वहां क्या प्रेजेंट था, कंपाउंड एपिथेलियम। जब हम यहां से निकले तो एटलीस्ट हमें ये एग्जांपल याद रहे, क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है एपिथेलियम के, ठीक है। चलो, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारा कहां प्रेजेंट है, पीसीटी के अंदर प्रेजेंट है। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कितने, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब्ड। कितना एब्सॉर्ब कर रहे हो, 70 to 80%। कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इतना क्लियर। मेजर साइट, अगर आपसे पूछा जाए पीसीटी क्या है, इज अ मेजर साइट फॉर रीएब्सॉर्प्शन फॉर सेलेक्टिव सिक्रीशन। आप दो चीजें तो कर रहे हो, एक रीएब्सॉर्प्शन कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव सिक्रीशन कर रहे हैं। सिलेक्टिव सिक्रीशन में आपने देखा किस किस चीज को बाहर फेंकना था, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, उन सब चीजों को हम कहां फेंकेंगे, बाहर फेंक देंगे, पीसीटी के अंदर फेंक देंगे। तो दो चीजें हुई यहाँ मोस्टली। जैसे जब हमारे मुंह से निकलता है फर्स्ट, अगर इसका फंक्शन पूछते हैं तो हम बोलते हैं कि रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी के अंदर, लेकिन हम दूसरा फंक्शन भूल जाते हैं। दूसरा फंक्शन है जो सिक्रीशन है। सिक्रीशन आप इंटेंशनली एक्टिवली कर रहे हो, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे अगर किसी से पूछा जाता है कि ईयर का फंक्शन बताइए, तो लोग बोलते हैं क्या, कानों का क्या फंक्शन है, बैलेंसिंग, ठीक है। मेनली अगर हम सुनते हैं तो पहली चीज यही बोला जाता है कि इनका काम है सुनना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, बैलेंसिंग। सुन के क्या करोगे जब लड़खड़ाते रहोगे, ठीक है। अगर आप लड़खड़ा रहे हो तो कोई तुम्हें कितना आवाज देता रहे, क्या करोगे, अचार डालोगे। तो इसका मेन फंक्शन अगर हम देखें, रीएब्सॉर्प्शन तो है, साथ में क्या है, सिक्रीशन भी है, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इट इज हेल्प्स टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। जो मैंने बोला था, कौन सी गवर्नमेंट आई है हमारी, अब की बार आई है कैसी गवर्नमेंट, टाइट, राइट। आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है। पीएच का मतलब हो गया एसिड बेस बैलेंस, राइट। अगर आप पीएच लिख रहे हो या एसिड बेस बैलेंस लिख रहे हो, दैट्स द सेम थिंग, राइट। तो पीएच मेंटेन करना मतलब कि एसिड और बेसिक कंटेंट को मेंटेन करना, ठीक है, ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटेशियम, ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है, इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब कर रहे हो और किसको सिक्रीट कर रहे हो, हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। पीसीटी का फंक्शन समझ आ गया सबको, पक्का। जल्दी से बता दो, एपिथेलियम कौन सी प्रेजेंट होती है, सिंपल क्यूबॉइडल। कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका दूसरा अगर मेन फंक्शन देखें किसके लिए यूज होता है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो आप मुझे बता दीजिए रीएब्जॉर्प्शन किसके सब्सटेंस का होता है, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन, हार्मोन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। याद रहेगा सबको। सोडियम पोटेशियम ले लिया तो किसको नहीं छोड़ेंगे, क्लोरीन क्या करेगा बेचारा सोडियम और पोटेशियम के बिना, कभी उसको सोडियम के साथ जाना है, कभी उसको पोटेशियम के साथ जाना है। मुझसे शादी करोगी, कभी सलमान, कभी अक्षय, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्टिव सिक्रीशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हो गया सिलेक्टिव, आप क्या कर रहे हो, सिक्रीशन कर रहे हो। सिक्रीशन में क्या था, हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। उसके अलावा क्या, हु क्रिएटेड द रूमर्स और द हाइप फॉर ड्रग पेनिसिलिन। तो क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, पिगमेंट्स एंड और आपके पास पेनिसिलिन, राइट। ये ड्रग्स जो हैं इनको आप क्या करते हो, एक्टिवली, एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्टिवली क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। प्लाज्मा से आइसोटोनिक होता है ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेट, कौन कौन सी लोकेशन पे, कहां हाइपरटोनिक होता है, कहां हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। चलो, और फंक्शन समझ आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं।
ये पैरामीटर ऑलरेडी आपको पता है। वैसे तो हमने एक मेथड के थ्रू समझा था कि आदमी का हार्डशिप चल रही हो, डाउनफॉल चल रहा हो या राइज चल रहा हो, उसके थ्रू हम समझ ही सकते हैं, बट दिस इज अ समराइज टेबल जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। पैरामीटर है परमेबिलिटी। डिसेंडिंग लिम कैसा होता है? वाटर के लिए परमेबल होता है, ठीक है। और असेंडिंग लिम किसके लिए परमेबल होता है? सॉल्ट के लिए होता है। इम्परमेबल डिसेंडिंग लिम सॉल्ट के लिए होता है, और असेंडिंग लिम किसके लिए होता है? वाटर के लिए होता है। अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, आपसे हो सकता है पूछा जाए कॉन्सेंट्रेटेड लिम कौन सी है और डाइल्यूटिंग लिम कौन सी है। तो अगर आप बोलोगे डिसेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटिंग लिम। कॉन्सेंट्रेटिंग लिम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वाटर सारा निकल रहा है, तभी तो सारा फिल्ट्रेट कैसा हो रहा है? कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपको कहीं मिल जाए कॉन्सेंट्रेटिंग लिम, तो फिर आप ये मत डरिएगा कि ये क्या चीज बोल दिया, लंगड़ा त्यागी टाइप, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटिंग लिम जो है वो क्या बता रहा है? क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है इसलिए क्या है? कॉन्सेंट्रेटिंग लिम। दूसरा है डाइल्यूटिंग लिम। डाइल्यूटिंग लिम का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? सारे सॉल्ट बाहर जा रहे थे तो अपने आप क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया डाइल्यूटिंग लिम। यहां पर मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आपका जो असेंडिंग लिम होता है वहां मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, स्पेशली लिखा है एनसीईआरटी ने, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो सपोज अगर यही क्वेश्चन बन गया, पूछेंगे वो बताइए नेफ्रॉन के अंदर मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, तो क्या बताएंगे? आपका असेंडिंग लिम के अंदर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है स्पेशली, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं ये चीज, ठीक है, उनका राइट है पूरा। तो समझ आ गया? बताइए आगे चले। फिर आ जाते हैं हमारे दूर के भाई डीसीटी पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने बात कर लिया पीसीटी के बारे में, डीसीटी के बारे में। नाउ वी हैव मूव टू द डीसीटी। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है यहां। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तब जब तुम मुझे पार्टी दोगे, ये हो गई कंडीशन। एक दूसरा होता है अनकंडीशनल, कि भाई कुछ भी करो, तुम कहीं भी पंगा ले लो, मैं चल लूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। एक होता है कंडीशनल की कंडीशन है भाई तुम्हारे साथ तभी जाऊंगा जब तुम पार्टी दोगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है ऑफ सोडियम एंड वाटर। किस किस का? सोडियम एंड वाटर। तो यहां दो चीजें इंपॉर्टेंटली काम करती हैं। एक का नाम है एडीएच। क्या नाम है? एडीएच को आप जानते होंगे सारे लोग। और एक है एल्डोस्टेरॉन। जानते हैं दोनों को जानते हैं आई थिंक, ठीक है। एडीएच का फुल फॉर्म? एंटी डायबिटिक, एंटी डायरेटिक, एंटी डायरेटिक। डायरेटिक्स क्या होता है? जैसे कभी डॉक्टर जो होते हैं वो डायरेटिक्स देते हैं। जैसे आपने कोई ऐसा ड्रग ले लिया, डायरेटिक्स दिए जाते हैं स्पेशली, ठीक है। और डायरेटिक्स इसलिए दिए जाते हैं कि जैसे आपने सपोज कोई ड्रग दिया और डॉक्टर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपके सिस्टम में ना रहे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा डायरेटिक्स देंगे। जैसे कि अल्कोहल क्या है? अल्कोहल ऐसा है कि आपका यूरिन का कंटेंट क्या करेगा? बढ़ा देगा, ठीक है। और जब वो बढ़ा देगा तो उसका फंक्शन क्या होगा? वो एडीएच के फंक्शन को कम कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है? वाटर को लॉस नहीं होने देना। डीसीटी पे फंक्शन करके वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करा लेता है। और एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है? सोडियम को एब्जॉर्ब करा लेना, ठीक है। तो उससे क्या होता है? आपका ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। तो यहां क्या हो रहा है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आप बोलोगे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। किस किस चीज का? सोडियम एंड वाटर का टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। एंड डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन वहां भी रीअब्सॉर्ब कर रहे थे, बाइकार्बोनेट आयन हम यहां भी रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है? सोडियम एंड वाटर। उसके अलावा और दूसरी चीज क्या हो रही है? बाइकार्बोनेट, ठीक है। सिलेक्टिव सिक्रीशन पीसीटी में ही नहीं हो रहा, बस यहां भी हो रहा है। किस किस का होता है? वही सेम आइटम, हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। और किस लिए होता है? अब की बार कौन सी गवर्नमेंट आई है? इतना अगर मैंने प्रमोशन अगर योगी जी सुन लें तो मुझे कोई ना कोई मंत्री पद तो मिल ही जाएगा इस बार, ठीक है। तो आपके पास है हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया, राइट। तो दीज आर द वन जो क्या कर रहे हैं? दोज आर हेल्पिंग टू मेंटेन व्हाट? एसिड बेस बैलेंस और आयनिक बैलेंस, राइट। ऐसे ही ये टर्म आएंगे। तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं एक बार। पीसीटी कौन से एपिथेलियम का बना होता है? क्यूबॉइडल। कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता है?
क्या फंक्शन होता है? रीएब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन, राइट? उसके बाद लूप ऑफ हेनले में कौन सा पार्ट परमेबल होता है वाटर के लिए? डिसेंडिंग। कौन सा पार्ट इम्परमेबल होता है वाटर के लिए? कौन सा पार्ट इम्परमेबल होता है सॉल्ट के लिए? डिसेंडिंग। कौन सा परमेबल होता है? असेंडिंग। उसके बाद हमने पढ़ा डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। किस किस का? सोडियम एंड वाटर। सोडियम और वाटर को आप याद रखोगे, इसके अलावा नहीं याद रखना कुछ भी। सोडियम रिलेट करेंगे एल्डोस्टेरॉन के साथ, वाटर रिलेट करेंगे एडीएच के साथ। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डायरेटिक हार्मोन। कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। बनता कहां है? हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस से बन के कहां जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से रिलीज हो जाता है। और ये रिलीज होता क्यों है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये क्यों रिलीज हो रहा है। क्योंकि हाइपोथैलेमस में हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो जब भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ऐसा होगा कि 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर से बढ़ जाएगा, जैसे कि अगर नॉर्मल आप देखोगे आपके जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी होती है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आपने देखा होगा ना कि उसमें हमने नेफ्रॉन में देख रहे हैं, अभी आप काउंटर करंट पढ़ेंगे तो वहां समझ आएगा। तो आपका जो कंपोजिशन है ब्लड वाला, उससे जब भी ये राइज करेगा तो ये सिग्नल किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस फिर कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम बताइए? वैसोप्रेसिन। बहुत अच्छे बच्चे। तो यही आपका हार्मोन कहां जाके काम करेगा? जाके कौन से वाले पार्ट पे काम करता है? डीसीटी पे काम करता है। ठीक है, तो डीसीटी का फंक्शन समझ आ गया। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, उसके साथ सिक्रीशन भी होता है, और सेम सब्सटेंसेस का सिक्रीशन होगा, हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। याद रहेगा बच्चे इतना? ठीक है, आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट जो है, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। आपने देखा होगा ये पूरी ट्यूब एक्सटेंड कर रही है कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक। ठीक है, अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था ऐसे कुछ स्ट्रक्चर एक थी, ये पीसीटी हो गया, फिर ऐसे लूप ऑफ हेनले आ जाता है, और उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कहां से एक्सटेंड कर रही है? कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद क्या होता है? यहां लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब होता है। जो आपने ऑस्मोलैरिटी, अभी हम देखेंगे उसमें एक डायग्राम आएगा, आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है, आप देख रहे हो ऑस्मोलैरिटी सबसे ऊपर लिखा होगा 300, नीचे लिखा है 1200। ठीक है, अब आप सोचें कि एक मेम्ब्रेन है, वो नीचे नीचे पास हो रहा है यहां से, तो यहां से बाहर मान लो जैसे ही जैसे आप नीचे आते जाओगे तो कितना होता जाएगा? 1200। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो बेचारे मतलब वाटर मॉलिक्यूल का हमेशा ही रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर वेरी ग्रीडी, उनको हमेशा वहां जाना होता है जहां क्या होता है? सोल्यूट होता है। ठीक है, तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकल के कहां चले जाएंगे? इस कंटेंट में आ जाएंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी क्या जा रहा है बाहर? वाटर जा रहा है बाहर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उससे 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज होता है। ठीक है, तो आपका जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। आपका जो प्लाज्मा का जो कंटेंट है, अगर आपसे पूछा जाए यूरिन कैसा है उसके कंपैरिजन में, दैट इज अ हाइपरटोनिक, नॉट हाइपोटोनिक। ठीक है, तो दिस इज हाइपरटोनिक। allows passage of a small amount of urea into the medullary interstitium। इसका दूसरा फंक्शन भी आप समझ लीजिए। एक फंक्शन आपने देखा यहाँ क्या रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? वाटर का। आप देखोगे साइड में नीचे से यूरिया निकल रहा है। अब ये यूरिया, आप ये सोचोगे कि यार इतनी मुश्किल से परेशान होके हमने यूरिया को आज मना लिया था कि जाओ तुम कलेक्टिंग डक्ट में और जाके यूरेथ्रा के थ्रू दफान हो जाओ, मतलब बाहर निकल जाओ। ठीक है, और ये उसी को फिर से वापस भेज रहा है। ये उसको वापस इसलिए भेज रहा है कि वी नीड टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो आपको ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आपको बैलेंस चाहिए। आपको जंगल से, ऐसा नहीं है कि शेर अगर सबको खा रहा है तो इसका मतलब है कि जंगल से शेर को हटा दो। यू नीड अ बैलेंस, राइट? तो आपको क्या करना है? अमोनिया को थोड़े अमाउंट को कहां लेके आना है? वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेके आना है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्चुअली है क्या? दीज आर द स्पेसेस जो सराउंड करते हैं किसको? नेफ्रॉन्स को।
इंटरस्टिशियल का मतलब ही हुआ जो बीच बीच में पोर्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। क्या लिखा है, अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। ये नहीं कि जितना यूरिया था आपने बड़ी मुश्किल से लेके आए थे उसको सबको अंदर कर लो, यूरिया रो रहा है कि नहीं मुझे अंदर आना है अंदर आना है तो सबको ले लिया अंदर, सबको नहीं लेना है, थोड़ा सा अंदर लेना है, ठीक है। उसके बाद और किस लिए, स्पेशली किसके लिए हम कर रहे हैं ये, ऑस्मोलैरिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो इट प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ये कितना आ रहा है, मतलब सच में योगी सरकार बेस्ट सरकार है, ठीक है। इतनी बार तो आपने नहीं पढ़ा होगा, हर बार हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएच एंड आयनिक बैलेंस। अब की बार कौन सी सरकार, मोदी सरकार, हाँ ठीक है। सो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, स्पेशली आप देख रहे हो, इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन दिस पार्ट के हाइड्रोजन और पोटेशियम का, क्योंकि जब इससे कॉन्सेंट्रेशन होगी वहीं आपका रोल प्ले करेगा सिलेक्टिव सिक्रीशन में भी, ठीक है। आप जल्दी से बता दीजिए कलेक्टिव ट्यूब का फंक्शन क्या है, सबसे क्या करता है, कौन सा अमाउंट रीअब्सॉर्ब करता है सबसे ज्यादा, वाटर, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में किसको सिक्रीट कर रहा है, यूरिया को सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। और ये क्यों करता है ऐसा, टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, और इट ऑल्सो प्लेज इन रोल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन पोटेशियम का सिलेक्टिव सिक्रीशन जो हो रहा है उसमें भी रोल प्ले करता है। तो समझ आ गया कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है। अगेन एक बार इस पूरे नेफ्रॉन को समराइज कर लेते हैं। आई नो इट्स गेटिंग बोरिंग कि अगर आपको बार बार हम इसको रिवाइज करा रहे हैं, बट बिलीव मी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आपको मेरी याद आएगी उस टाइम पे, हो सकता है ना भी आए। चलो तो पीसीटी की बात करते हैं। पीसीटी बच्चे लास्ट में क्या नाम है, क्या नाम है बच्चे आपका, सबसे पीछे आपका नाम अमन है, अमन, अनस, अच्छा हाँ बच्चे आपका क्या नाम है, श्वेता, अच्छा श्वेता। पीसीटी का क्या फंक्शन होता है बच्चे, पीसीटी में क्या होता है, अच्छा कौन सा एपिथेलियम होता है पीसीटी के अंदर, कंपाउंड एपिथेलियम नहीं होता बच्चे, क्यूबॉइडल होता है, कंपाउंड तो स्किन में होता है। अच्छा कितना % इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करते हैं वहां से, जोर से बोलो, जय माता दी, ठीक। श्वेता जल्दी आ जाओ, यहां आ जाओ, आ जाओ। आज क्या हुआ बच्चे, अच्छा 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 चलो कोई बात नहीं, तो जोर, अच्छा जोर से बोल दो बस, ठीक है। मैं बोल देता हूं आप रिपीट कर देना, लेकिन इतना जोर से बोलना कि आज लगे कि आप जो है एक इलेक्शन लड़ने जा रहे हो एमपी का, और आज पूरी जनता को आपको कन्विंस करना है कि वो सब आपको ही वोट करे। खड़े हो जाओ, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते क्या, हो सकते हो, चलो ठीक है, थैंक यू। चलो तो सबसे पहले पीसीटी के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो पीसीटी का फंक्शन पहला अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक पर्टिकुलर एपिथेलियम का बना होता है, उस एपिथेलियम का नाम होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम, जोर से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसके बाद इस एपिथेलियम में 70 to 80% क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है उसका 70 to 80% आप क्या कर लेते हो, रीएब्जॉर्ब कर लेते हो। तीसरा इसका जो मेन फंक्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये दो फंक्शन है। अगर आपसे पूछे जाए पीसीटी के फंक्शन बताइए तो श्वेता आपको बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। श्वेता क्या फंक्शन होते हैं बच्चे, एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक रीएब्जॉर्ब करेंगे और थोड़ा सा हम लोग मतलब ऐसे नहीं है कि हम किसी से सारी चीजें ले लें तो कुछ थोड़ा सा देंगे भी, राइट, उसी को बोलते हैं सिक्रीशन। तो क्या दो फंक्शन है, श्वेता ही बताएगी, मैं नहीं बता रहा। हाँ श्वेता, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, ये दो फंक्शन आपने कर लिए। सिलेक्टिव जो रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं बच्चे, उसमें आपको क्या लगता है हम किन किन सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन करेंगे, कौन कौन सा सब्सटेंस होगा, जैसे इंपॉर्टेंट चीजों का करेंगे, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, राइट। उसके अलावा आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का करते हो, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट। तो ये इनका हमने क्या किया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया। किन किन चीजों का ट्यूबुलर सिक्रीशन करते हैं, H+ आयन, पोटेशियम आयन एंड यूरिया, राइट। चलो ठीक है, थैंक यू श्वेता। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्वेता। देखो पीसीटी के फंक्शन पता चल गए तुम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लूप ऑफ हेनले। तो अनस इज हियर। अनस
तो अनस बताएगा आपको कि आपका लूप ऑफ हेनले में क्या क्या फंक्शन हो रहा था बच्चे। अनस बता दो, इस दुनिया को दिखा दो आज कि हमारे बीच बंदा बैठा है जो जाने वाला है एम्स दिल्ली। यस यस अनस। तो लूप ऑफ हेनले मैं चलो पार्ट बता देता हूं, तुम फंक्शन बता देना। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यस अनस। हाँ, इसमें क्या होता है बच्चे? अच्छा, कौन सा पार्ट थिक होता है, कौन सा थिन होता है? डिसेंडिंग में ऊपर वाला पार्ट थिक होगा या नीचे वाला पार्ट थिक होगा? नीचे वाला थिक होगा। अरे यहां हो जाओ तुमसे अब मुझे ना दिली मोहब्बत हो गई है, आओ जाओ तुम। आज से जो है अनस मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? सो मीट अनस। अरे ओके, सो अनस बच्चे जो लूप ऑफ हेनले होता है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो कैसा होता है बच्चे बताइए? डिसेंडिंग लिम्ब बाकी सब बोले, अनस ने गलत बोला कि सही बोला? तो देखो जो एम्स दिल्ली के बच्चे होते हैं वो भी गलत कर सकते हैं। लास्ट जन्म में ये एम्स दिल्ली में था, ठीक है? थे ना? थे तुम यार, क्यों क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं थे तो कोई दूसरा अनस होगा, लेकिन नहीं, इस बार उसने डिसाइड किया है कि वो जाएगा, ठीक है? तो बच्चे जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है उसमें जो अपर पार्ट होता है वो कैसा होता है? हैवी होता है। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी कि जब आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो जैसे मेरे जैसे इंसान का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो मैं अभी मोटा हूं, बाद में जाके पतला हो जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अभी नहीं जा सकते तुम। फिर अच्छा, ये जो पार्ट है जब किसी का डाउनफॉल होता है तो उसको क्या आता है? स्वेटिंग होती है स्वेटिंग। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकलेगा? वाटर, ठीक है? पक्का? बता दो इस दुनिया को आज क्या? नहीं पता इनको। ये एक डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहते हैं और डॉक्टर अनस आज हमें बताएंगे कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकलता है बच्चे? वाटर निकलता है। सबको पता चल गया ना? तुम लोग मानते नहीं होंगे तो शायद आज पहले डॉक्टर अनस ने बता दिया, तो नाउ यू आर नोइंग दिस फैक्ट। अच्छा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जस्ट अपोजिट होता है, तो आप बताओ इसका क्या फंक्शन होगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, इम्परमेबल होता है। सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनस, डॉक्टर अनस, ठीक है? चलो कल तो बुलाया नहीं, कल मुझे सब कुछ आता था। चलो कल कोई बात नहीं बच्चे, इसमें आने आ रहे, तुम्हें अभी भी सब कुछ आता है। नहीं सब हाँ, कल जो आपने पढ़ाया था ना वो। अरे कोई बात नहीं, सब तुम्हें आता है, वो तो अभी होता है, कभी कभी ऐसा पीयर प्रेशर में हो जाता है। कल बुलाता हूँ, ठीक है? चलो, सो हमने लूप ऑफ हेनले में देख लिया कि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर वाटर, impermeable for electrolyte, ascending limb is impermeable for water, permeable for electrolytes। वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज DCT। DCT में क्या होता है? DCT इज द वन जिसमें कंडीशनल, DCT मतलब ऐसा पार्ट जिसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। किस किस का? सोडियम का और वाटर का। सोडियम को रिलेट करेंगे किसके साथ? एल्डोस्टेरॉन के साथ। वाटर को रिलेट करेंगे ADH के साथ, एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसका नाम दूसरा होता है वेसोप्रेसिन, राइट? इसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, कौन सी? डायबिटीज। कौन सी डायबिटीज? इंसिपिडस। मेलाइटिस तो शुगर वाला हो गया बच्चे, इंसिपिडस होती है स्पेशली किसकी वजह से? वेसोप्रेसिन की वजह से। अगर कम हो गया तो आपका एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, ठीक है? तो वो हो गया आपका DCT के बारे में। अब हम आ जाते हैं, एक लंबी सी ट्यूब है जिसका नाम है क्या? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना? लार्ज अमाउंट। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन आप देखते हो, कॉर्टेक्स से मेडुला के साइड जब आप मूव करते हो, कॉर्टेक्स से आप जब मेडुला के साइड मूव करते हो तो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या करती है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बढ़ती है। कहां से कहां? 300 टू 1200 क्या? मिली ऑस्मोल, मिली ऑस्मोल पर लीटर। 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कहां से कहां तक बढ़ती है बच्चे? 300 कॉर्टेक्स से मेडुला के साइड। मतलब अगर आपके पास ये किडनी है सुमित का, ये सुमित की किडनी है। सुमित आया? कहां है सुमित? अच्छा हाँ, तो ये सुमित की किडनी है। ये इसके बाहर के किडनी में कितना होगा? 300 के राउंड होगा। सेंटर में जाओगे तो कितना आएगा? 1200 आएगा, ठीक है? इसी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है? सो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपने लार्ज अमाउंट वाटर का एब्जॉर्ब कर रहे हो और क्या कर रहे हो साथ में? स्मॉल अमाउंट किसका रिलीज कर रहे थे?
यूरिया का रिलीज कर रहे थे, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। और तो इतना सारा अमाउंट जो यूरिया का था, तुम लोगों को तरस आ गया, मतलब इस कलेक्टिंग ट्यूब को डक को तरस आ गया कि नहीं, पूरे यूरिया को नहीं बेच सकते, थोड़ा सा यूरिया तो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंदर कितने भी अच्छे लोग हों, एक तो बुरा इंसान कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा। और वो बुरा इंसान कौन था? यूरिया, जिसको आपने छोड़ दिया। और ये क्यों कर रहे हैं हम? टू मेंटेन व्हाट? राज, टू मेंटेन व्हाट? ऑस्मोलैरिटी। क्या हुआ, कहां खोए हो तुम? याद आ रही है? चलो अब आ जाते हैं इस चैप्टर का। इतना हाइप क्रिएट है इस टॉपिक का इस दुनिया के अंदर कि अच्छे अच्छे लोगों ने कहा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो उसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये डायग्राम जो हमारी होली बुक एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। फिर दिस इज अबाउट द चतुर, फिर हम देखेंगे रेंचो वाला डायग्राम, ठीक है। तो चतुर वाला पहले देख लो और उससे थोड़ी सी सारी चीजें समझ लो कि आपके पास ये नेफ्रॉन है, और जिसमें आप देख रहे हो एक कॉन्सेंट्रेशन को आपको दिखाया गया है कि आपका ये वाला जो पोर्शन होगा उसमें 300 के राउंड होगा। देखो यहां से दिखाया जा रहा है 300, इसमें विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूं, दिस इज 300। फिर उसके बाद बढ़ के ये 400 हो गया, देन यू आर हैविंग 500, 800, 1000 एंड देन 1200। किसके? ये 6 है, ठीक है। सो अगेन ये आपके पास 6 हो गया, ये 4 हो गया, आई थिंक दिस इज 3, ठीक है। सो आपको ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और ये बोला गया है कि ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है? दिस वन इज, यू कैन सी हियर, ये आप देख रहे हो 300 मिलीऑस्मोल, 300 मिलीऑस्मोल, दिस इज 600 मिलीऑस्मोल, दिस इज 900 है, 900 मिलीऑस्मोल, दिस इज 1200 मिलीऑस्मोल। मतलब जब आप इस नेफ्रॉन में नीचे नीचे आते रहते हो तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी रहती है। जैसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है क्लास 9 से, जब आपको सेल पढ़ाया जाता है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे ऑस्मोसिस होता है। तो उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा कि जब भी बाहर किसी इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो सेल को उसके ऊपर तरस आ जाता है। और तरस ऐसा आता है कि जैसे आपको कोई प्यासा दिख जाए और आपके पास बहुत ज्यादा पानी हो तो आप क्या करोगे? आप उसको दे दोगे ऑब्वियसली, राइट। सेम चीज हमारी सेल भी करती है कि अगर बाहर कोई कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे? पानी दे देंगे उसको, राइट। तो वही चीज यहां हो रही है। इसीलिए आप क्या करते हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन नीचे मेंटेन करके रखते हो। कितना? 1200। किसके साइड? मेडुला के साइड। अगर सपोज ये कंसेंट्रेशन आपने अपोजिट कर दी होती तो पूरा किडनी का खेल ही बिगड़ जाता तब तो, ठीक है। कॉर्टेक्स के साइड 1200 होता, मेडुला में 300 होता, तो आपका यूरिन पता चला कॉन्सेंट्रेट का बढ़ने की जगह और लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, राइट। वैसे नहीं करना। तो आपके पास सेंटर के साइड कितना होता है? 1200, और ऊपर साइड कॉर्टेक्स के साइड कितना होगा? 300। ये कॉन्सेंट्रेशन समझ आ रही है, ठीक है। एक मैकेनिज्म होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट। किसके लिए? काउंटर। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, ये डायग्राम समझ आ गया सबको? डायग्राम में समझने वाली चीज मैं आपको ये बता देता हूं। पहले तो ये नेफ्रॉन है, इस पूरी स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट। पहले तो इसको देखो, इसको मत देखो। ये क्या है? नेफ्रॉन है। इसका ये कैसा है? डिसेंडिंग लिम्ब है। ये कैसा है? असेंडिंग लिम्ब है। इसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इधर है, इसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, राइट। इतना समझ लिया। उसके बाद एक दूसरा ट्यूब है, इसका नाम है वासा रेक्टा। आप पूछोगे सर वासा रेक्टा क्या होता है? जैसे ये जो आर्ट्रियोल यहां से निकल के आ रही है ऐसे, ये क्या करती है? दिस इज रनिंग इन द सराउंडिंग ऑफ द दिस लूप ऑफ हेनले, और ये क्या बनाएगा? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। क्या बना देता है बच्चे? पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे एयर ड्रॉप्स गिराए जाते हैं। एयर ड्रॉप्स का मतलब है जैसे कहीं कहीं कोई बाढ़ आ गई या कुछ आ गया, तो आपने देखा होगा कुछ पैकेजेस होते हैं उनके ऊपर एक कवर कर दिया जाता है, कवरिंग होती है कुछ, जो बड़े बड़े पोर्ट्स बने होते हैं। ऐसे ही आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से हैंग कर देते हैं। जैसे कभी आपने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया हो तो सब्जी जब आती है तो उसके ऊपर आप वो लगा देते हो ना, रैपिंग सी होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नेट की तरह होता है। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज भी इसकी सराउंडिंग में होगी, राइट। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से ही आपके पास यहां एक नेटवर्क बनता है, उससे मतलब उससे ट्यूब निकल के उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो दिस इज
द वन जिसको शो किया गया है, क्या है ये? वासा रेक्टा। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला ट्यूब कौन सा है, ये वाला ट्यूब कौन सा है, तो इसको समझ लीजिए, जो वासा रेक्टा इसमें बनता है उसको एक अलग ट्यूब की तरह दिखा दिया है, ठीक है? तो एक आपके पास नेफ्रॉन है, दूसरा आपके पास क्या है? वासा रेक्टा। बस इसमें फर्क क्या होता है कि इसका एक लिम्ब जहां इसमें असेंडिंग है, यहां पर कैसा होगा? डिसेंडिंग होगा, यहां से ब्लड नीचे जा रहा है, ठीक है? और इसमें ब्लड ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो इसको काउंटर करंट क्यों बोलते हैं? इसमें पहले इसको ये समझ लें, ठीक है? सी दिस इज द डायग्राम। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज हेनलेज लूप, राइट? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां, ये क्या है? आपने क्या किया, जो बराबर में ट्यूब पड़ा था, दिस ट्यूब, आप इस ट्यूब को लेके आइए, ठीक है? आपने इसको यहां से उठाया और ऐसे कर दिया। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? ठीक है? ये जो यू है, इस यू को उठा के आप इसके ऊपर नीचे लगा दीजिए, ठीक है? तब आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कंपैरेटिवली, अगर आप उसको वैसे ही पढ़ोगे जैसे बुक में दे रखा है तो, ठीक है? तो हमने क्या किया है, नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास ये लूप ऑफ हेनले था, और जो यू शेप वासा रेक्टा था, हमने उसको उठा के कहां रख दिया? यहां रख दिया, राइट? ये इसकी कौन सी ट्यूब थी? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप है। और ये वासा रेक्टा का वो वाला पार्ट है जिससे ब्लड नीचे आ रहा है, राइट? जब इससे ये पार्ट नीचे आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है, तो करंट कैसा हो गया? करंट मतलब जो फ्लो हो रहा है वो कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? काउंटर करंट। दूसरा, इसका पर्पस क्या है इसको करने का? इससे क्या हमें फायदा हो रहा है? इससे दो, इसमें स्पेशली दो चीजें इन्वॉल्व है। इसमें आप देखोगे, सबसे पहले आपको ये पता है कि जो NaCl है कहां से निकल रहा है? NaCl अगर हम देखें कौन से साइड से निकल रहा है? असेंडिंग से आपका निकल रहा है NaCl। आपको पता है सॉल्ट सारे निकलते हैं वहां से, राइट? इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं। लेकिन ये जो सॉल्ट निकल रहे हैं, ये सॉल्ट किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं? वासा रेक्टा के कौन से लिम्ब से? डिसेंडिंग से। आया कि नहीं? इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं, पहले वो देख लो आप। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन डिफरेंट लिम्स ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट। इस मैकेनिज्म को आप समझ लो पहले टर्म्स में। तो आपके पास एक मैकेनिज्म है काउंटर करंट, और उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? एक है लूप ऑफ हेनले, और दूसरा कौन सा है? वासा रेक्टा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आप थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर डायग्राम पे वापस आएंगे। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो डिफरेंट लिम्स में है, उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? काउंटर करंट। और किन दो ट्यूब के अंदर? एक लूप ऑफ हेनले, दूसरा वासा रेक्टा, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा इज लाइक, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि ये बहुत क्लोज है, राइट? जब क्लोज है तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? काउंटर करंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो? यू आर इंक्रीजिंग द ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम 300 टू द 1200। इसका यूज क्या है कि इस यूज में आप ये कर रहे हो कि इन दो ट्यूब को आपने यूज किया, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को आप यूज कर रहे हो कॉर्टेक्स से मेडुला तक की जो कॉन्सेंट्रेशन है 300 टू 1200, उसको मेंटेन करने में। इससे दो टेक अवे हैं। एक तो ये कि काउंटर करंट में कौन कौन सी ट्यूब इन्वॉल्व है? कौन सी यूज है? वासा रेक्टा एंड हेनलेस लूप। दूसरा, इसका यूज क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? We are maintaining the concentration of interstitial fluid from cortex to medulla from 300 milliosmol to 1200 milliosmol। पर्पस समझ आ गया? पहले ये समझ आ गया कि काउंटर करंट क्या है। काउंटर करंट का मतलब हो गया कि आपका असेंडिंग लिप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड नीचे आ रहा है, तो उन दोनों का करंट एक दूसरे के अपोजिट है, इसको बोल रहे हैं काउंटर करंट। दूसरा, इस मैकेनिज्म का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? द रीजन इज क्योंकि जब कलेक्टिव डक्ट में सारा फिल्ट्रेट आएगा और मेडुला के अंदर उसकी कंसंट्रेशन 1200 मिलीऑस्मोल होगी, तो आप सोचो कितनी जल्दी वाटर को आप रीअब्सॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजों को आना तो मेडुला के अंदर ही है ना। आप ये सोचो कि आप ये जो किडनी है आपके पास, इस किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, और ये है मेडुला वाला पार्ट, तो आप यहां से 300 से लेके 1200 कंसंट्रेशन रख रहे हो, ठीक है? अब कोई भी नेफ्रॉन हो, आपके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन है, खोलेंगे तो इसी रीजन में आके ना। आपका जो रीनल पेल्विस था, इस वाले रीजन में आके तो सारे नेफ्रॉन खुलने वाले हैं,
सारे फनल, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1200 मिली ऑस्मोल। जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल होगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट होंगी वो वाटर क्या करेंगी, रिलीज करेंगी ना। आपका वाटर रिलीज करने का मतलब है एब्जॉर्ब, हमें वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। जो फिल्ट्रेट है उससे रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, वो यूरिन में नहीं आएगा, वो वापस चला जाएगा ब्लड के अंदर, आप वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई वी आर मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन 300 to 1200। इज इट क्लियर? पर्पस समझ आ गया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पस क्या है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसमें होता क्या है, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, सबको पता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज से क्या निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, ठीक है। ये एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, ठीक है। और जब ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद इसको कहां रिटर्न किया जा रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। आप देखो ये वाला डायग्राम, सी आपने यहां NaCl निकाला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से, और किसने एब्जॉर्ब किया, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब ने, और रिलीज कहां होगा NaCl, आप देखो यहां से ये वाला ट्यूब है, NaCl को कहां रिलीज कर रहे हो आप, जो आपका वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट है वहां से आप NaCl को आपने यहां से लिया और यहां रिलीज कर दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो ये हेल्प कर रहा है हमें क्या करने में, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में, कितनी 1200, राइट। आगे आ जाते हैं, ये आपको समझ आ गया। असेंडिंग लिम्ब से जो NaCl निकला उसको किसने लिया, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग ने कि असेंडिंग ने, डिसेंडिंग ने, और रिलीज कहां किया, असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग जो आर्म थी उसमें रिलीज किया, और कहां जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूरिया विच एंटर्स। तो आपके पास सबसे पहले ये पूछा जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म में किन दो चीजों का रोल है, एक NaCl और दूसरा यूरिया। NaCl एंड यूरिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। क्या याद रखना है, एक NaCl दूसरा यूरिया, NaCl एंड यूरिया, इसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपको किसी के बारे में बात नहीं करनी है, ना किसी आयन के बारे में बात करनी है, ना वाटर के बारे में बात करनी है। तो चीजों को आसान कर देते हैं। अभी तक हमने पढ़ा काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसका मतलब है, काउंटर करंट का मतलब क्या है, वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ, जो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो हो रहा है वो कैसा है, अपोजिट है एक दूसरे का, उससे जो करंट क्रिएट हो रहा है, जो फ्लो क्रिएट हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट। इसका पर्पस क्या था, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, कॉर्टेक्स टू मेडुला कितना 300 to 1200, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो क्या करता है, क्या रिलीज करता है, NaCl रिलीज करता है, और कौन उसको एब्जॉर्ब करता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और वो एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन वो रिलीज कहां करता है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज करेगा, लेकिन किसके थ्रू, असेंडिंग के थ्रू, ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें इन्वॉल्व होती है दैट इज यूरिया। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि आपको बस दो चीजों से डील करना है काउंटर करंट मैकेनिज्म में, एक NaCl और दूसरा यूरिया। तो यूरिया आपका रिलीज हुआ विच एंटर्स इनटू थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। कहां, आप देखते हो ये वाला डायग्राम देख लो, आपका ये यूरिया निकल रहा है यहां से, जैसे इस डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। आपके पास ये जो यूरिया आपके पास निकल रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से आपने क्या निकाला, यूरिया रिलीज हो गया, और यूरिया को फिर आप कहां ले रहे हो, सी ये यूरिया कहां जा रहा है, जो यूरिया आपने रिलीज किया था, हमने पढ़ा था ना कि कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रहा था, यूरिया रिलीज कर रहा था, ठीक है। और ये जो यूरिया रिलीज होता है, इसको फिर कौन रीअब्सॉर्ब कर रहा होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इसका पर्पस अगेन वही है कि ये क्या कर रहा है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो दो चीजें हैं यहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं, NaCl एंड यूरिया। NaCl कहां से रिलीज होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब से, और एब्जॉर्ब कहां होगा, पहले डिसेंडिंग में एब्जॉर्ब होगा, और रिलीज कहां होगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, यूरिया ऑलरेडी आपको पता था कलेक्टिंग डक्ट से रिलीज हो रहा था, और रिलीज होने के बाद कौन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको, असेंडिंग लिम्ब ऑफ
लूप ऑफ हेनले, और वापस ये फिर से ऐसे घूम के आ जाएगा, और दोनों का फंक्शन क्या है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आप बताओ समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। सो काउंटर मैकेनिज्म मेंटेन, इसका फंक्शन क्या पर्पस है, इंटरस्टिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना। क्या करना, क्या मेंटेन करना बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ हाँ तुम मेरे दोस्त, हाँ हाँ, आ आयत, आर्यन, आर अच्छा आर्यन, सही है आर्यन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्त आ जाओ। आर्यन कल मुझे मेट्रो के बाहर मिला था, और मैंने इसको पूछ लिया किडनी का साइज क्या होता है, मिलते ही नहीं किडनी का क्या साइज होता है। अब आर्यन हमें बताएगा किडनी का साइज क्या होता है। सर हाँ 10 to 12 10 to 12, और विड्थ कितनी होती है, विड्थ होती है सर 6 to 7। 6 to 7 पक्का, नहीं सर 7 to 8, नहीं गलत हो गया, 6 to 7 5 to 7, और थिकनेस कितनी होती है। थिकनेस होती है सर इसका 2 to अच्छा पिरामिडिकल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होती है किडनी के अंदर, क्या बोलते हैं उनको, सर pyramid like structure। कोई बात नहीं, चलो ना बताने के लिए डॉक्टर आर्यन, डॉक्टर आर्यन के लिए तालियां बजा दें सब लोग। कल वो आगे बता देगा कि कॉलम ऑफ बटनी क्या होता है, यस सर बताओ। कल बताओगे ना, यस चलो ठीक है। तो बच्चे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पस क्या है, द पर्पस इज इंटरस्टिशियल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना, दैट इज 300 से 1200, राइट। इट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। आपको पर्पस समझ आ गया, किडनी के बीचों बीच में आपको कितनी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। दैट्स द रीजन हम क्या कर रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कर रहे हैं, जिसमें हम स्पेशली NaCl को निकालते हैं और यूरिया को निकालते हैं। कोई इंसान आपको कितने भी आयन दिखा के लालच दे, लेकिन तुम लोग उसके जाल में नहीं आना, आपको बस किसके साथ खेलना है, NaCl के साथ और यूरिया के साथ, ठीक है। NaCl निकलता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से और चला जाता है वेसा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, वहां से वासा रेक्टा उसको लेके जाता है, और जैसे ही असेंडिंग लिम्ब पे पहुंचता है अपने, वहां इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज कर देता है, ठीक है। दूसरा निकलता है यूरिया, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है कहां से निकलता है, कलेक्टिंग डक्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट से निकलने के बाद असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द टू कंपोनेंट जो हमारा कहां इन्वॉल्व होते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। अब मुझे बताओ ये मुश्किल था कि आसान था, आसान था ना, यस राज कैसा था बच्चे, पक्का, सिमरन को बता दोगे तुम, अगर तुमसे पूछ लिया सिमरन ने तो फिर क्या बताओगे तुम, बताओ जल्दी बताओ फिर, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे पूछेगी, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मोस्टली यही होता है, तो ये नहीं है, अरे तो होगी तो कभी तैयारी करो पहले से। राज तुम कैसे अपने नाम के साथ तुम गलत कर रहे हो, ये राज नाम रख के फिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं बेटे, अभी नहीं रखना, एम्स में जाके रखना। चलो ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा इसका पर्पस क्या हुआ, आपके पास जो यूरिन आ रहा है फाइनली उसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटिंग फिल्ट्रेट बनाना है, यूरिन बनाना है कि जिससे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, ठीक है। आप लोग भी कहते हो कि सर क्या ही बना रहे हो, लोग डिशेस बनाते हैं, हम यूरिन बना रहे हैं, जी जी जी, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, पक्का समझ आ गया, सही सही बोलना। So Henle's loop primarily helps to maintain osmolarity gradient in kidneys interstitial concentration, or mammals have the ability to produce concentrate urine, right? हेनले लूप का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। जिनके पास हेनले लूप नहीं होगा उनका फंक्शन ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जो डेजर्ट में जो कुछ एम्फीबियंस होते हैं, अगर उसमें देखेंगे तो उसमें ये फंक्शन नहीं होता, ऑस्मोलैरिटी आप मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें वो सारे फंक्शन आप दूसरे पार्ट से कराओगे, PCT और DCT से कराओगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। रेगुलेशन में बात करते हैं कि जो किडनी के फंक्शन है वो कैसे रेगुलेट होंगे। तो
ADH है आपके पास एक, उसके बाद आपके पास एक फैक्टर है ANF, और एक आपके पास फैक्टर है जक्स्टा ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? हमारे पास तीन चीजें हैं जो क्या कंट्रोल करती हैं, किडनी से जो एक्सक्रीशन होता है उसको क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। ठीक है, कौन कौन? ADH, जीजाजी और ANF। ठीक है, देखो जब कभी भी मतलब आपने जैसे शाहरुख खान की एक मूवी देखी होगी जिसमें वो दीपिका पादुकोण को देखता है और उसके बाद क्या करता है, दिल पकड़ता है और फिर गिर जाता है, ओम शांति ओम। देखो राज को याद है सो एक राज, ऑलरेडी एक शाहरुख बैठा है हमारे बीच में, राज। तो जब आप किसी की अदाएं देखते हो, उसमें दीपिका पादुकोण क्या कर रही है, अदाएं दिखा रही है ना। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है कि रेगुलेशन हो कैसे रहा है, किडनी का रेगुलेशन हो रहा है किससे? सबसे पहले आप कुछ अदाएं देखते हो, किसकी अदाएं हैं ये? ADH। ADH क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। लेकिन आपको याद रखना है दिस इज फॉर अदाएं। ठीक है, जब आप अदाएं देखते हो तो आपके दिल में कुछ चीजें जागती हैं। ठीक है, जागती हैं कि नहीं जागती हैं? अदाएं देख के क्या जाग रहा है, दिल के अंदर कुछ जाग रहा है, क्या जाग रहा है? ANF। ANF कहां से निकलता है? हार्ट से। ठीक है, तो आपके पास पहले तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है कि क्या क्या इन्वॉल्व है किडनी से, जो भी सिक्रीशन हो रहा है उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं कि आपने किसी की अदाएं देखी और उससे आपके दिल में कुछ जागा। कहां जागा? दिल के अंदर। क्या जागा? ANF। ANF आपके पास एक पेप्टाइड है जो कहां से रिलीज होता है? एट्रिया से रिलीज होता है। जो आपका हार्ट का एट्रियल चैम्बर होता है वहां से क्या रिलीज होता है? ANF रिलीज होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होता क्या। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये आपका रिलीज हुआ। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहां से निकलता है पहले तो ये बता दो। दिस इज अ एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन कहां से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से बना। ठीक है, और कहां जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे? ये क्या करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाने के बाद अब ये क्या करने वाला है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, राइट। कहां से कर रहा है? DCT से। यस और नो? ठीक है, इस टाइम पे आपने क्या किया कि इसके थ्रू ये हार्मोन आपने रिलीज किया ADH, और ये ADH पहुंच गया कहां पर? DCT के पास, और वहां से आपने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। एक तो रेगुलेशन ये है कि आपके पास मतलब यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कितना डाइल्यूटेड होगा, वो ADH पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दूसरा हम बात करते हैं जीजा जी की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीजा जी क्या करते थे, कुछ याद है? कुछ रिलीज करते थे, कुछ सेल्स कुछ रिलीज करते थे। ये क्या रिलीज करते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर रास। क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाँ बच्चे। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो देखो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता, मुझे भी नहीं याद रहता था। ठीक है, तुम लोग लेकिन डॉक्टर हो, तुम लोग को तो याद ही रहता है। तो रास में जैसे आप जब छोटे थे तो मम्मी आपको एक चीज समझाती थी कि जब भी किसी अनजान बड़े इंसान को देखो तो क्या करो? भाग जाओ। ये तुम्हें सिखाया बचपन में नहीं? क्या तुम लोग अनजान लोगों से बात करते थे बचपन में? ले जाता उठा के कोई। ठीक है, तो मतलब मेरी मम्मी तो यही समझाती थी कि यार देखो कभी भी कोई तुम्हें अनजान बड़ा इंसान दिखे, अनजान जानने वाला नहीं, ठीक है, अगर आपको कोई बड़ा अनजान इंसान दिखता है तो उसको देख के क्या करना है? भाग जाना है, राइट। तो रास में
रन फ्रॉम अनजान, एल्डर होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है। तो आपके पास अगर आपको नाम याद नहीं रह रहा है कि रास क्या है, तो उसमें आप याद रखो कि ये रन से हो गया रेनिन, ठीक है। अनजान से तो इतना तो याद रखोगे कि क्या है, एंजियोटेंसिन। कौन है बच्चे, एंजियोटेंसिन। और एल्डर, एल्डोस्टेरॉन। समझ आया बच्चे, ठीक है, नाम याद रहेगा। बाकी लास्ट वाला एस का मतलब है सिस्टम, ठीक है। तो कौन सा सिस्टम है ये, अनस बताएगा हमें। अनस कौन सा सिस्टम है बच्चे, डॉक्टर अनस, व्हाट दिस सिस्टम इज, क्या नाम है इसका, रास का? अनस या क्या कर रहे हो, क्या नाम है इसका? रास का फुल फॉर्म क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन। जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। उसके बाद ये भी बोलो, रास की फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, राइट। अब रास याद रहेगा, क्या होता है रास? रन फ्रॉम अनजान एल्डर पीपल, राइट, ठीक है। तो रास का फुल फॉर्म समझ लिया, लेकिन हम वापस आ जाते हैं कि इसका पहले फंक्शन समझ ले। तो हमारे पास जो जीजा जी हैं, आपको पता है जीजा जी इज सो सेंसिटिव, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। और जब भी ये नाराज हो जाते हैं तो अच्छा, एक चीज और भी थी जो मैं आपको बताना भूल गया यहाँ, कि जो एडीएच रिलीज होता है वो कब रिलीज होता है? जो आपके हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, जब भी कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा हो जाएगी, किसकी? ब्लड में। जब कॉन्सेंट्रेशन किससे ज्यादा हो जाएगी? 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा हो जाएगी पर लीटर, तो क्या किसके पास सिग्नल जाएगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स के पास। वो ऑस्मो रिसेप्टर क्या रिलीज कराएंगे हाइपोथैलेमस से? एडीएच। एडीएच कहां पहुंचेगा? डीसीटी के पास। डीसीटी से क्या कराएगा? वाटर को एब्जॉर्ब करा लेगा, ठीक है। तो 300 मिली ऑस्मोल से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, अब उसको डाइल्यूट करना है ना, तो एडीएच का आप क्या करोगे? वाटर ले लोगे, डाइल्यूट हो जाएगा। दूसरा सिस्टम है आपके पास जीजा जी का सिस्टम, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, राइट। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में आपने स्पेशली पढ़ा था कि यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या होता है? आपके पास था जीजीए, जो क्या रिलीज करता है? क्या रिलीज करता है बच्चे? रेनिन रिलीज करता है। इस रेनिन का फंक्शन क्या होता है? ये, हाँ, यस प्लीज। तो आपके पास रेनिन आ गया, और रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? एंजियोटेंसिन 1 में करता है, और 1 फिर 2 में कर देता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहां 2 लिख रहा हूं, लेकिन पहले 1 बनता है। तो अगर 1 भी कहीं मिले तो इट्स फाइन। पहले क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 के बाद क्या बनेगा? 1 किसको कन्वर्ट करेगा? फिर 2 बना देगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये क्या फंक्शन करता है? वेसल को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा बच्चे? वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। इसका फंक्शन समझ आ गया? अगर आपने वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो इससे क्या होगा? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आप क्यों कर रहे हो? ये तब आप कर रहे हो कि हो सकता है आपका फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया हो। अभी हम किडनी का क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। रेगुलेशन में हमने बोला क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी? एडीएच, जीजा जी प्लस एएनएफ। तो क्या था? हमने अदाएं देख के क्या हो रहा था? दिल में क्या हो रहा था? कुछ जाग रहा था, कुछ उम्मीद जाग रही थी कि काश हो सकता है कुछ हो जाए। शाहरुख खान के भी ऐसा ही हुआ था ना, जब उसने देखा था, उसके लिए उसको एक जन्म लेना पड़ा, ठीक है। तो मतलब जब आपके दिल में उम्मीदें जागती हैं तो हो सकता है जो उम्मीदें जाग रही हैं वो इस जन्म में ना हो,
तो अगले जन्म में पूरी हो जाए, क्योंकि पूरी कायनात किस में लग जाती है? आपको मरवाने में, ठीक है। चलो तो वापस आते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, जिससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? रेनिन। रेनिन कहाँ जाता है? एंजियोटेंसिनोजन के पास क्या बनाता है? एंजियोटेंसिन। ये किस पे वर्क करता है? ब्लड वेसल्स पे, और क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। और इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम। क्या करता है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कैसे करता है? जो ब्लड का वॉल्यूम है, इसके लिए ये एक्टिवेट करता है कौन से सेल्स को? एड्रिनल कॉर्टेक्स को। वहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा। वहां से क्या हो जाएगा? वाटर, आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, वॉल्यूम आप बढ़ा लोगे उसका, ठीक है। तो वॉल्यूम भी बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब ये सारी चीजें हो गई, इसमें दो फैक्टर तो आपके काम कर रहे हैं जो एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब एडीएच और व्हाट? रेनिन, मतलब जेजीए, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस प्लस एडीएच, बोथ आर वर्किंग फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ पर्पस। उन दोनों का पर्पस सेम है, राइट। बट जब भी आपने, इनका पर्पस क्या है? जैसे मिली ऑस्मोलैरिटी, जब आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 से ज्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है? उसको कम करना है, राइट। लेकिन अगर कम हो गई, अब ये सारी चीजें किसको बर्दाश्त नहीं होती? हमारे दिल को बर्दाश्त नहीं होती। और जब हमारे दिल को बर्दाश्त नहीं होती, तो हमारे दिल की धड़कन कैसे हो जाती है? मतलब आप जब देख रहे थे, तो राज की धड़कनें कैसी हुई थी? रुक गई थी, तभी तो वो गिरा था ना नीचे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि धड़कनें रुकने का मतलब हो गया कि एएनएफ का फंक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ दीज टू। किस किस के? एडीएच और जेजीए के, मतलब दैट इज अ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। और जो एडीएच फंक्शन कर रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट फंक्शन कौन करता है? एएनएफ काम करता है। एएनएफ क्या करता है वो देख लो। सी, इट रिलीजेस द एएनएफ, और ये क्या करेगा? वेसोडाइलेशन। क्या करेगा? इससे पहले एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या कर रहा था? कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल और एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन दैट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। समझ आया? एएनएफ क्या कर रहा है? ये किसके अपोजिट काम कर रहा है? जेजीए के, मतलब जो एंजियोटेंसिनोजन है 2, उसका फंक्शन होता था ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना। इसका फंक्शन क्या होगा? रिलीज करना, उसको डायलेट करना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग द किडनीज, राइट, कि कैसे फिल्ट्रेशन होगा। तो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं? एडीएच, जीजीए एंड एएनएफ। एएनएफ क्या होता है? एट्रिया से रिलीज हो रहा है। नेट्री का मतलब होता है, जहां भी नेट्री आपको मिले, इसका मतलब होता है सोडियम, ठीक है। अगर कहीं भी वर्ड नेट्री, NATRI आपको मिलता है, हो सकता है मिल जाए, क्योंकि मेडिकल कंडीशन में आप देखते हो पोटेशियम सोडियम का बहुत रोल है। जब कोई पेशेंट आएगा, तो आप सोडियम पोटेशियम उसका जरूर चेक कराना, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ठीक है। आपके कंडक्शन पे, बीपी पे, आपको पता होगा लोगों को बोला जाता है कि भाई सॉल्ट कम खाइए, राइट। तो उन सारी चीजों से आपके बीपी पे फर्क पड़ता है। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनको बोला जाता है ना कि आप सॉल्ट का इंटेक कम करो, राइट। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां हम देखते हैं। तो एएनएफ का रोल भी है कि एएनएफ के पास जैसे ही आप हार्ट एट्रिया में आपको पता चलता है कि ऑस्मोलैरिटी अब कम हो रही है, 300 से अब नीचे आ रहा है, तो हमें एक अपोजिट फैक्टर भी तो चाहिए ना। अगर सब एक साथ लग जाएंगे डाइल्यूट करने में ही ब्लड को 300 मिली ऑस्मोल से, तब भी काम नहीं चलेगा, राइट। तो उसके लिए कौन काम कर रहा है? एएनएफ काम कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो ब्लड प्रेशर यहां से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बीपी से क्या प्रॉब्लम होगी? हार्ट की प्रॉब्लम होगी। बोला जाता है ना कि अगर बीपी की किसी को प्रॉब्लम है, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, राइट। तो कैसे हो रही है ये सिस्टम, समझ आ रहा है आपको? रास क्या होता है? रास का फुल फॉर्म रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी समझ चुके हैं, इस पे आ जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी डिश बनाई है, कौन सी डिश बनाई थी? यूरिन। देखो ये दिन आ गए हम लोग के। कंपोजिशन ऑफ यूरिन देख लेते हैं। लाइट येलो होता है,
अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं रसना पीते हैं तो ऑरेंज हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं होता बच्चे, पानी ज्यादा पीते हो तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, रसना से तो नहीं ऑरेंज होगा। कलर अगर आप देखें लाइट येलो होता है, और येलो लाइट येलो होता है, एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम। क्या होता है बच्चे? यूरोक्रोम। कलर किसकी वजह से आता है? यूरोक्रोम की वजह से आता है। यूरोक्रोम बनता किससे है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यूरोक्रोम बन गया। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आती है, कभी आप ऐसे प्लेसेस से जाते होगे जहां एक समुद्र आपको दिखता होगा विशाल का है, जहां लिखा होता है कि यहां ये करना मना है, वहीं सबसे ज्यादा करा होता है। ठीक है, तो वहां से एक बहुत पंजेंट सी स्मेल आती है। ठीक है, और वो पंजेंट स्मेल किस चीज की होती है? किसकी होती है? वो पंजेंट स्मेल होती है कि जो यूरिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। ठीक है, डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो रहा है किसका? यूरिया का अमोनिया में, बैक्टीरिया इसको कर देते हैं, उसकी वजह से वो पंजेंट स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो ऑर्डर समझ आ गया। यूरिया का अमाउंट आप देखते हो कितना रिलीज कर रहे हो, 25 to 30 ग्राम पर डे, दिस इज द अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट है जो यूरिया का रिलीज होता है यूरिन के थ्रू। अगर आप देखें डिजीज के बारे में, तो अगर किसी के पास ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज का लिमिट मैंने कितना बताया था, कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम 180। अगर आपने 180 से ज्यादा रखोगे तो ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, कहाँ आने लगेगा? यूरिन के अंदर आने लगेगा। ठीक है, उससे कौन सा डिजीज हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस। कीटोन बॉडीज तो कीटोनोरिया हो जाएगा, उससे क्या होगा? अगेन डायबिटीज मेलिटस। राइट, तो एनालिसिस अगर आप करते हो यूरिन का, तो इट इज हेल्पिंग इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। यूरिन का आपको पता है बहुत सारे सैंपल लिए जाते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं किडनी स्टोन्स, बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, बहुत पेन करते हैं, कॉलिक पेन होता है। जैसे आपने बच्चों को सुना होगा कॉलिक हो गया, सुना है? छोटे बच्चों को कॉलिक का पेन होता है, बहुत रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बता तो पाते नहीं है, बस रोते रहते हैं। ठीक है, तो कॉलिक पेन की तरह एक पेन होता है, स्पेशली जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है। और ये स्टोन वो नहीं है कि आप ये सोचो कि अच्छा मैं पत्थर खा रहा हूँ इसलिए मुझे स्टोन हो रहा है, ये ऑक्सलेट से हो रहा है। किससे हो रहा है? ऑक्सलेट से हो रहा है। फिर होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बोला था। इस केस में जो आपके पोडोसाइट्स होते हैं, जो स्लिट्स होते हैं किडनी के, उनका साइज बढ़ जाता है और प्रोटीन कहाँ आने लगता है? यूरिन के अंदर आने लगता है। दैट्स अ डिजीज। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में स्पेशली जो वॉल है बोमेंस कैप्सूल की, उसके स्लिट्स कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं और प्रोटीन उसमें आने लगता है। ठीक है, उसके बाद रीनल और किडनी फेलियर। आपके पास अगर किसी का किडनी फेलियर हो गया तो उस केस में क्या हो सकता है? माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? यूरीमिया। इससे क्या होगा? दिस इज हाईली हार्मफुल एंड इट लीड टू द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में आप क्या कर सकते हो? आप डायलिसिस करा सकते हो। डायलिसिस के केस में क्या करते हैं? वी जस्ट नीड टू टेक द ब्लड। आप जैसे आपने नॉर्मली कैनुला लगा के ब्लड निकालते हो वैसे निकाल लीजिए। हेपेरिन आप देते हो साथ में, जिससे आपका ब्लड कोगुलेट ना करे। तो जिस ट्यूब के अंदर लेते हो वो आपके जैसे उसको पैरा ट्यूब्स बोलते हैं, उसमें स्पेशली उसकी मेम्ब्रेन ऐसी होती है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है? डायलाइजिंग फ्लूइड। तो आर्टिफिशियल किडनी में आपके पास पोरस सेलोफेन होता है, ट्यूब होती है सेलोफेन की। इन ट्यूब्स का बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, और उस मेम्ब्रेन में आप क्या करोगे? दिस इज सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। इस डायलाइजिंग फ्लूइड की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सिमिलर होती है एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर और नॉट? आप ब्लड को एक ट्यूब से लेके जा रहे हो। ठीक है, आपके पास ये ट्यूब है, इसमें आपका ब्लड जा रहा है। ठीक है, और यहां आपके पास फ्लूइड है। इस फ्लूइड की कंपोजिशन एग्जैक्टली सिमिलर है फॉर ऑल अदर थिंग्स। राइट, बस किसके लिए सिमिलर नहीं है? नाइट्रोजन कंपोनेंट के लिए। जब नाइट्रोजनस कंपाउंड उसके अंदर है नहीं, तो आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो आपका ब्लड कैसा हो गया? प्योर हो गया। और बाकी की सारी चीजें आपके पास ट्यूब में है, तो आपने एक साइड से ब्लड निकाला और दूसरे साइड से आपने इंजेक्ट कर दिया। तो जो ब्लड है, जो डायलाइजिंग यूनिट होती है, उसमें यही होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि जब आप डॉक्टर बन जाओगे, अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बनता है, क्योंकि अभी भी हमारे रूरल एरियाज में इतनी प्रॉब्लम है कि आप सोचें कि मतलब आपको डायलिसिस करने के लिए वीक में एटलीस्ट 2 बार तो कराना ही पड़ता है, और ये बहुत कॉमन इशू है। अगर किडनी में आई मेट अ वन पेशेंट, आप यकीन करें कि उनकी फैमिली में मतलब जेनेटिक शायद कोई डिसऑर्डर था, और सबका किडनी 20 ईयर तक फेल हो जा रहा था। ठीक है, सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि किडनी का शायद दिल्ली एनसीआर में सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ का।
ठीक है, और उसके अंदर उनको देखा, उनको बहुत रेयर कुछ डिसऑर्डर था। अब उसमें अगर आपके पास किडनीज नहीं है या फिर डोनर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो स्पेशली इसमें कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्पेशली रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो उस फील्ड में मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें देखना चाहिए। जब मतलब ये तो आप करोगे ही, बट ट्राई टू रीड द रिसर्च पेपर टू, जब आप एक बार MBBS में आ जाओगे तो, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द होल मैकेनिज्म जो आपके पास होता है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, कौन कौन से, जैसे लंग्स क्या रिमूव करते हैं, CO2 एंड वाटर, तो रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, इतना आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हो पर मिनट, ठीक है। और उसके बाद इट इज अ सिग्निफिकेंट, इट इज ऑल्सो रिमूविंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर। फिर आपके पास लिवर, लिवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, इससे बिलिरुबिन, वाइटामिन, बिलीवार्डिन, ऑल दीज आर द थिंग्स जो आप क्या रिलीज कर रहे हो, इन सारी चीजों को आप लिवर के थ्रू रिमूव करते हो। ये भी क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है, दैट इज अगेन 200, और ऑल्सो रिमूव द वाटर। उसके बाद आता है स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेबेशियस ग्लैंड है। स्वेटिंग आप सोचो मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, ठीक है, उसमें देखा होगा बाल्टी रखी थी, ठीक है, उसका दोस्त आता है एक, तो वही कॉफी समझ के पी जाता है, छी छी वो, तो वो वाला पार्ट, मतलब हो सकता है आपको लगा होगा कि हाइपरबोलिक है कि बाल्टी भर दे रहा है, लेकिन आप 14 लीटर तक स्वेटिंग कर सकते हो, 14 लीटर, इतना अमाउंट तक बॉडी से मैक्सिमम स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन इतना पानी हो तुम्हारे अंदर, ये नहीं 14 लीटर तब कि आप पानी ले रहे हो साथ में, ये नहीं कि मतलब बस बिना कुछ सब निकाल दिया पानी, ठीक है। तो 14 लीटर तक स्वेटिंग हो सकती है, और प्राइमरी फंक्शन इज टू कूलिंग इफेक्ट, टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट। फिर आते हैं आपके पास सिबेशियस ग्लैंड, इससे क्या होता है, ऑयली सब्सटेंसेस निकलते हैं, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है स्किन को, ठीक है। उसके बाद आपके पास सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ से भी कुछ सिक्रीशन आप नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस को निकाल सकते हो। अब ये चीज़ आपको बहुत छोटी लग रही होगी, बट इट विल बी कमिंग एज अ स्टेटमेंट, जहाँ आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 4 में से कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये लगते छोटे हैं फंक्शन, लेकिन डिसऑर्डर में ये आ जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, स्पेशली डॉक्टर अनस, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर राज और डॉक्टर सिमरन, हाँ चलो ठीक है। सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, थैंक यू। अगेन एक बार मैं कुछ पूछ लेता हूँ, नहीं वैसे तो 3 मिनट्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं, बट मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो,